छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान संपन्न। 71% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर दिखा मतदाताओं का उत्साह। 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, मध्य प्रदेश की सीधी और तेलंगाना के चिन्नूर में चुनावी रैली। महादेव सट्टेबाजी ऐप पर छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया युवाओं को बर्बाद करने का आरोप। तेलंगाना में विकास के लिए जनता से कमल खिलाने की अपील। सभी राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान में रोड शो। तेलंगाना के लिए भाजपा की 12 और उम्मीदवारों की सूची जारी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेताओं का धुआंधार प्रचार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा सिर्फ दोषारोपण और समितियां बनाने से नहीं रुकेगा प्रदूषण। ऑड इवन सिस्टम पर भी उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को दिखाया आईना। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देकर घिरे बिहार के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का लगाया आरोप। कहा देश से माफी मांगे नीतीश कुमार। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 65% करने का प्रस्ताव। नीतीश कुमार ने जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में हुई त्रुटियों के आरोपों को किया खारिज। बीजेपी ने रिपोर्ट की कमियां गिनाई। और खेल की खबरों में विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। 292 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बनाया स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, तो मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर आज एक ही चरण में वोटिंग संपन्न हो गई। छत्तीसगढ़ में जिन 20 सीटों पर आज मतदान हुआ वो नक्सल प्रभावित इलाका था, जहां साल 2018 के मुकाबले ज्यादा मतदान देखने को मिला। कैसा रहा आज मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 18+ हो गई, एडल्ट हो गई हूँ। मुझे अपना नेता खुद चुनने का अवसर मिला है। फर्स्ट टाइम वोट की हूँ। जो भ्रष्टाचारी से परे हो और देश को प्राथमिकता दे, जो अच्छी शिक्षा और सारे बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने भी लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। आत्मसमर्पण के बाद सुमित्रा साहू आरक्षक बन अब नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांवों में मतदाताओं ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान किया। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में भी 23 साल बाद वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांद गांव में तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। इनके अलावा नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने। इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा
और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 18 साल के युवाओं से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चंफाई दक्षिण में 101 साल के बुजुर्ग पुरु आल्हनु डाला ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो 96 साल के दिव्यांग पू जदावला ने आइजोल में वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। My first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads so clear so that there will be no any problems. The transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. मिजोरम विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल के मिशन बेंग थलांग में और ZMP के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल, अश्विनी मिश्रा, मनोज सोने ने और आइजोल से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और पीएम मोदी ने आज 3 चुनावी राज्यों का दौरा करके धुआंधार प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को आज संबोधित करते हुए महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल सरकार को फिर से निशाने पर लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीधी और तेलंगाना के हैदराबाद में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राज्य की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी महादेव सट्टेबाजी घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं और बच्चों को बर्बाद करने वालों को जेल जाना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था, और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के सीधी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गिनती के कुछ राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बची है, क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC समाज के प्रतिभाशाली नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ? साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है
गरीब की जेब साफ और काम हाथ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में विशाल चुनावी जनसभा में पहुंचे। हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार को जमकर घेरा। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। आप लोग तेलंगाना के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ एक स्पष्ट संदेश भी लाए हैं। तेलंगाना का विश्वास अब बीजेपी पर है। पीएम ने कहा, भय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की समस्या से तेलंगाना की जनता ऊब चुकी है। यहां बदलाव की जो आंधी चल रही है, इसका स्पष्ट संदेश राज्य के कोने कोने से आए लोग अपने साथ लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना का विश्वास अब भाजपा पर है। सूरजपुर से धीरज कुमार, सीधी से चंद्रशेखर और हैदराबाद से उर्मिलेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी बल्कि गरीबों को हटाया है, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, हर घर को, हर गांव को बिजली पहुंचाई, हर किसी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को लेकर जहां मनमोहन सरकार खामोश रहती थी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद फैलाने वाले देशों के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पहले 26/11 का हमला हुआ तो मनमोहन सिंह जी साइलेंट मोड पे चले गए, मौनी बाबा हो गए। सोनिया गांधी ने कहा मनमोहन जी कुछ मत करना, आतंकवादियों ने हमला किया, कुछ मत करना। और सोनिया गांधी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री को मुंबई में एक फिल्म डायरेक्टर के साथ भेज दिया कि देखो 26/11 के हमले के बाद फिल्म कैसे बनेगी। वो डायरेक्टर को लेके उस समय का मुख्यमंत्री गया। आज मोदी जी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। जो देश आतंकवाद को पनपाता है और यहां पे घुसपैठ कराता है, हम उसके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भले ही प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा देती हूं, लेकिन राजस्थान की लड़की के लिए खड़ी नहीं हुई। 15,000 से ज्यादा बहनों और महिलाओं को दुष्कर्म करके मौत के घाट उतार दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियां और महिलाएं ज्यादा थी, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर नहीं गई। नारा देती थी उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की लड़की के लिए खड़ी नहीं हो सकती हूं। यहां आई कल, उनको यह भी नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। भरे मन से कहने लगी, क्या कहा? न्यूनतम। फिर कहती आगे क्या? भूल गई। रात को पढ़ाया था, सुबह भूल गई। अरे जो चुनाव में भूल गए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो बाद में क्या याद रखेंगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हमने बढ़ाया, खरीद को भी दुगना किया, किसानों को सस्ता यूरिया और खाद भी उपलब्ध करवाई, और किसानों की आय को दुगना करने का प्रण भी मोदी सरकार ने लिया है मेरे भाई और बहनों। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को गरीबों की फिक्र नहीं। 5% लोग
उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में संगीत उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने कहा कि संगीत का लाइसेंस देने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की तंत्र विकसित किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा और इस बात की भी घोषणा की कि 30 दिनों में तंत्र के बारे में सुझाव देने के लिए अनूप जलोटा द्वारा एक समिति बुलाई जाएगी। सबकी राय को मद्देनजर रखते हुए मेरे मन में है कि श्री अनूप जलोटा जी को इस कमेटी के एक प्रकार से कन्वीनर के रूप में रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी जो लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के, जावेद अख्तर जी हैं, भूषण कुमार जी हैं, विशाल जी हैं, तोरानी जी हैं और अलग अलग जो सेगमेंट के लीडर्स हैं, वो सब इस कमेटी को मदद करके इसमें आपसी तालमेल बिठाने का काम करके अगले 30 दिन में सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज के साथ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। और बैठक में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 के माध्यम से शुरू की गई धारा 31D पर भी चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा कि नए कानून की वजह से संगीत उद्योग को काफी लाभ हो रहा है। स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग का जो प्रावधान है सेक्शन 31D, जिसमें रेडियो और टेलीविजन इनके ऊपर स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग अलाउड है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक और फिल्म्स को, और कोर्ट ने एक रेट्स तय किए हैं, उसके हिसाब से वो पैसा दिया जाता है। सरकार का अनुरोध है कि सब लोग उसका सम्मान करें और जो भी रेडियो और टीवी इस्तेमाल करते हैं कॉपीराइटेड कंटेंट को, उसको पूरी तरीके से उसका पैसे का भुगतान होना चाहिए। और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भूटान के नरेश महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के मुंबई में राजभवन पहुंचने पर स्वागत किया। भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान मौजूद रहे। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कई विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जीबी पंत विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार के कार्यों में विश्वस्तरीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कृषि संस्थानों ने हाल ही में डिजीज रेजिस्टेंट दलहनी फसलों की 21 प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें से 7 प्रजातियां पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर हो रहे तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है।
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देश दुनिया में वे कहीं भी रहें, लेकिन अपने विश्वविद्यालय को हमेशा याद रखें। इस 35वें दीक्षांत समारोह में कुल 1041 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। गौरतलब है कि ये विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जो साल 1960 में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के बाद साल 1972 में इस विश्वविद्यालय का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की स्मृति में गोविंद के विश्वविद्यालय किया गया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पंतनगर, उत्तराखंड। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में मलेशिया के विदेश मंत्री जामरी अब्दुल कादिर से मुलाकात की और बाद में दोनों ही नेता छठी संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और वित्त, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, समुद्री सहयोग, संस्कृति, पर्यटन और लोगों से लोगों के सहयोग पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इंडो पैसिफिक, आसियान, पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दृष्टिकोण साझा किया। Last year we marked the 65th year of our establishment of our diplomatic ties. You are today a very crucial strategic partner for us. We are among your top 10 trading partners, and you are our third largest in the ASEAN. Today we have an opportunity not only to take stock but also to explore new areas like digital, renewable energy, semiconductor space among them. We have always valued your support for our larger relationship with the ASEAN. और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ऑड इवन नीति को एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अवैज्ञानिक करार दिया, तो वहीं दिल्ली वासियों को भी मानना है कि ऑड इवन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ठोस कदम उठाने के बजाय सिर्फ दिखावा कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों वायु प्रदूषण की वजह से देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार दिल्ली लोगों का दम घोट रही है। समस्या से निजात पाने के लिए चौतरफा घिरी दिल्ली सरकार ने आगामी 13 तारीख से ऑड इवन नीति अपनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाते हुए न सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार को लताड़ लगाई, बल्कि कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड इवन नीति को अवैज्ञानिक करार दिया। दरअसल 2016 में भी ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया था, जो कि पूरी तरह फेल रहा। आईआईटी कानपुर की एक स्टडी में पता चला है कि 2016 में दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के पहले पीएम 2.5 का लेवल 163.51 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। स्कीम लागू होने के दौरान पीएम 2.5 का लेवल बढ़कर 186.98 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया और स्कीम खत्म होने के बाद ये 197.45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। साथ ही इस दौरान हवा में ब्लैक कार्बन की मिलावट पहले 14.01 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। स्कीम के दौरान हवा में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़कर 19.87 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई। स्कीम खत्म होने के बाद इसकी मात्रा 17.79 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। यानी ऑड इवन लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई थी, उल्टे उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं दिल्ली की जनता का भी कहना है कि ऑड इवन महज दिखावा है, इससे समाधान नहीं बल्कि समस्या ही होगी। वो लोग तो अभी पराली जला रहे हैं सारे, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, चंडीगढ़ में उसका बहुत असर है, तो वो सारा दिल्ली को ही आएगा ना। जब आप हर साल हर 3 महीने में पोल्यूशन चेक करवा रहे हो तो ऑड इवन से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब ऑड इवन करने से क्या होगा? वो पब्लिक सफ़र करेगी तो सोल्यूशन तो कुछ नहीं निकलेगा उसका। आप ऑड इवन करके देख लो, उसके बाद भी वो करके आप पोल्यूशन चेक कर लो, उतने का उतना ही रहेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि त्योहारी समय पर लोगों को ऑड इवन की वजह से परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। कहीं ट्रेवल करना है हमें, ये नहीं हम अपनी फैमिली को मेट्रो में लेके नहीं जा सकता, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है ना। मेरी अगर सिस्टर रह रही है फरीदाबाद, मेरे को जाना है वहाँ, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है। क्या दिल्ली सरकार की ना पहले रोना रहता था जब कांग्रेस थी पंजाब में, तो पराली जलाए जाते हैं तो केजरीवाल रोते थे कि दिल्ली उससे पॉल्यूशन हो जाती है। अब खुद आम आदमी पार्टी है, अब कोई आपको मिला है कभी रोते हुए आम आदमी पार्टी वाला कि पंजाब में पराली जलाए गए तो दिल्ली में पॉल्यूशन है? देखिए, ऑड इवन का तो कुछ ऐसा खास फ़र्क नज़र नहीं आता है। जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें ऐसा हम कुछ खास परिवर्तन नहीं देखते हैं।
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए हैं। वैज्ञानिक आधार हो या दिल्ली की जनता की परेशानी, और इवन फॉर्मूले की हकीकत अब जग जाहिर है। ऐसे में दिल्ली की आप सरकार को दिखावे की जगह कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, जिससे त्योहारों के मौके पर लोगों को गैस चैम्बर से राहत मिल सके। और D1 का फ़ायदा कतई नहीं होगा, बल्कि उससे और परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। वायु प्रदूषण की परेशानी पहले से ही झेल रहे हैं, उसके साथ साथ D1 की जो परेशानी है वो दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है। इसी वजह से जो दिल्ली की जनता है वो नाराज़ भी है और परेशान भी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिकेत दुबे के साथ मुकुल शर्मा, DD न्यूज़। और बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए आपत्तिजनक बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया। उधर बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं जिसकी राज्य सरकार ने अनदेखी की है। बिहार में सत्ता के लिए नए नए प्रयोग कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मर्यादाओं की सभी सीमाओं को तोड़ते नजर आ रहे हैं। खुद को पीएम के पद के लिए उम्मीदवार समझ रहे नीतीश बाबू के बोल कुछ यूं उच्छृंखलित हुए कि वह भूल बैठे कि सार्वजनिक रूप से क्या बोलना चाहिए। वह संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान कर बैठे। विपक्ष अब उन पर हमलावर है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीमार करार दिया। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जाति आधारित गणना में हुई त्रुटियों के आरोपों का खंडन किया। मुख्यमंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 65% है, इसलिए उनका आरक्षण भी बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। तो भाजपा ने इस सर्वे रिपोर्ट पर ही एक बार फिर सवाल उठाया। देखिए, ये आंकड़ों का मैनिपुलेशन है, यथार्थ से कोसों दूर है और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लायक है ही नहीं कुछ, तो इस पर आदमी क्या बोल सकता। लेकिन इससे हमारे गरीब जनता का उद्धार नहीं होगा और ये कंप्लीट पूरी तरह से आंकड़ों का मैनिपुलेशन है। वार्ड वार और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए थे, हमारे लोग इस बात को उठाएंगे कि आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज जातीय आंकड़ा प्रकाशित कीजिए, ताकि इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाए कि वास्तव में उस पंचायत में क्या स्थिति है। बहरहाल बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट और महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान बड़े मुद्दे बन गए हैं, जिसका दूरगामी असर बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। और आईसीसी विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 292 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय 91 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी को मैक्सवेल और कप्तान कमिंस ने संभाला और तेजी से रन बनाए। मैक्सवेल ने विस्फोटक पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया और इस पारी के दौरान मैक्सवेल चोटिल भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्रीज नहीं छोड़ी और तेजी से रन बनाना जारी रखा। मैक्सवेल और कमिंस के बीच 8वें विकेट के लिए 170 गेंद पर 202 रनों की नाबाद साझेदारी निभाई। मैक्सवेल ने छक्का लगाकर न केवल अपना दोहरा शतक पूरा किया, बल्कि टीम को 3 विकेट से रोमांचक जीत भी दिला दी। मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर 21 चौके और 10 छक्कों की मदद से नाबाद 201 रन बनाए। कमिंस ने 68 गेंदों पर नाबाद 12 रनों की पारी खेली। और वहीं इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गुरबाज 21 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इसके बाद इब्राहिम जदरान और रहमत शाह ने पारी को संभाला और रन बनाना जारी रखा। रहमत शाह ने 30 रनों की पारी खेली, वहीं इब्राहिम जदरान ने शतक लगाया। कप्तान शहीदी ने 26 रनों की पारी खेली, वहीं ओमर जाई ने 22 और मोहम्मद नबी ने 12 रनों का योगदान दिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।